स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका RMSPS ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग न्यूटन के प्रथम गति नियम को पढ़े थे। आज की क्लास में न्यूटन के दूसरे गति नियम को जानना है। पहला गति नियम में हम लोग देख चुके थे कि कोई भी वस्तु विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करता हो। बल के बारे में जाने थे और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के बारे में भी सीखे थे। आज हम लोग को न्यूटन के दूसरे गति नियम के बारे में जानना है। चलिए देखते हैं इसके कथन क्या है। दूसरे नियम के अनुसार इसका कथन है कि किसी भी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल के दिशा में ही होता है। यह परिवर्तन जो होगा बल के दिशा में होगा, अर्थात किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यानी कि जिधर बल लगाया जाएगा उसी दिशा में वो परिवर्तन भी होता है। अब एक नया टर्म यहाँ पे आता है हमारा कि ये संवेग क्या है। चलिए देखते हैं संवेग को। संवेग क्या होता है हमारा? संवेग जो होगा इसका इंग्लिश होता है मोमेंटम। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। कोई भी वस्तु का द्रव्यमान जो होगा और उसका जो वेग है, अगर हम उसको गुना करते हैं, जो परिणाम मिला वो परिणाम हमारा संवेग कहलाता है। उदाहरण से तौर पे हम समझते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, 5 किलोग्राम का वस्तु है। एक दूसरा और कोई वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। आप देख रहे होंगे यहाँ दो वस्तु हैं, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। एक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम और दूसरा का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। अब हम इस पर दोनों वस्तु पर बराबर परिणाम से बल, इस पर भी 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, इस वस्तु पर भी 5 न्यूटन का बल लगाए और इस पर भी 5 न्यूटन का बल लगाते हैं। हम देखते हैं कि जो वस्तु का द्रव्यमान कम होगा वो थोड़ा अधिक दूरी तय करेगी और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो थोड़ा कम दूरी तय करेगी। जब बराबर बल लगाएंगे तब। हाँ, अगर बल ज्यादा लगा दिया जाता है तो अधिक स्पीड होगी, परिवर्तन होगा। लेकिन हम क्या देखें, 5 किलो वाला वस्तु और 20 किलो वाला वस्तु, दोनों में एक डिफरेंट मिला हमको कि द्रव्यमान अर्थात किसी वस्तु की जो वेग होगी, स्पीड होगी, वो निर्भर करता है किस पर? वस्तु के द्रव्यमान पर। यही तो हमारा संवेग है। संवेग हम इसी को कहते हैं। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन जो होगा, वेग बढ़ेगा या घटेगा, वेग में कमी आएगी या वो किस प्रकार से चल पाता है, वो हमारा निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। अब संवेग का परिभाषा देखते हैं क्या होगा। संवेग की परिभाषा में भी हम बता ही दिए हैं कि वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मान लेते हैं, माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। यहां हम मान लिए हैं m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसका वेग v है, तो हमारा संवेग बराबर हो जाएगा। संवेग को p से सूचित किया जाता है। संवेग बराबर होगा p बराबर संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, p बराबर mv। ये हमारा संवेग के लिए फॉर्मूला हो गया। संवेग p बराबर mv। स्टूडेंट्स, इसका नोट्स आप लोग को उपलब्ध करा दिया गया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं या आप लोग के ग्रुप में इसका जो नोट्स बना करके दिया गया है, आप लोग उसको अच्छे से कॉपी में तैयार कर लेंगे। ये हमारा p बराबर mv हो गया। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अब संवेग संबंधी कुछ तथ्य होता है, उसको नोट कर लेते हैं। पहला हम देखें, संवेग का संकेत P होता है, अर्थात संवेग को P से सूचित करते हैं। दूसरा है हमारा संवेग
एक सदिश राशि है। आप लोग को ये बता दिया गया है सदिश क्या है और अदिश क्या है। जिन राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो हमारा सदिश कहलाएगा, और इसको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश कहलाता है। तो संवेग जो है हमारा एक सदिश राशि है। अब संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग का एसआई मात्रक kgm प्रति s होता है। ये हमारा हो गया संवेग। संवेग बराबर हो गया P बराबर mv। तो अब हम संवेग समझे। अब इस लॉ की ओर आते हैं। लॉ हमारा क्या बताता है? सेकंड लॉ जो है क्या कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। कितना बल लगाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये समानुपाती होगा। चलिए अब इस कथन को हम देखते हैं इस आगे। स्टूडेंट्स अब देखते हैं द्वितीय गति नियम से हमारा क्या कथन आता है, इससे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रही होगी, उस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। यहां हम मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है। माना कि जो ये वस्तु है यहाँ पे, माना कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु जो u वेग से चलना, सॉरी यहां भी ऐसा लिख सकते हैं, जो u वेग से गति प्रारंभ करती है तथा t समय के बाद v वेग प्राप्त कर लेती है। क्या लिखे कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जो कि अभी मान लेते रुकी हुई है, और जब इस पे कोई बल लगा तो इसका प्रारंभिक गति जो हुआ, स्टार्टिंग गति जो हुआ u है, और कुछ समय यानी कि t सेकेंड मान लेते टाइम t है, t सेकेंड चलने के बाद ये वस्तु चलकर यहां आ गई। अर्थात इस स्थिति से वस्तु चल करके यहां पे आई। जब यहां आती है उस स्थिति में वस्तु का वेग धीरे धीरे बढ़कर v हो जाता है। वही लिखा गया कि m द्रव्यमान कोई वस्तु है जो u वेग से गति प्रारंभ करती है तथा t समय के बाद इसका वेग v होता है। अब यहां पे हम देखते हैं पहला स्थिति में प्राप्त कर लेती है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम देखेंगे पहला कंडीशन जो हमारा होगा वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग। इसका प्रारंभिक संवेग जो है, अभी हम पढ़े संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, अर्थात द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। तो प्रारंभिक संवेग, तो इस स्थिति में वस्तु की द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान हो गया m और वेग कितना है? u। अब दूसरा देखते हैं t समय के बाद, t समय के बाद वस्तु का संवेग। जब t समय तक ये वस्तु चलती है, इसको मान लेते हैं ऐसा कि ये हमारा संवेग p1 हो गया, mu इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, और t समय चलने के बाद संवेग p2 बराबर हो जाएगा हमारा ये संवेग p2। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान में चेंज नहीं होगी, द्रव्यमान तो वही ही रहेगी। तो द्रव्यमान हमारा m हो गया, वेग लेकिन यहाँ पे v हो जाता है। ये दूसरा समीकरण इसको मान लेते हैं। अब निकालते हैं संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग की परिवर्तन का जो रेशियो दर है वो क्या होगा? तो संवेग परिवर्तन पहला स्थिति में देखे संवेग p1 था, संवेग p2 हो गया, बढ़ करके p2 माइनस p1 होगा कितना देर के बाद? t समय के बाद। ये हमारा संवेग में परिवर्तन का दर आया। अब न्यूटन के दूसरे गति के नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, दूसरा गति नियम हमको क्या बताता है कि संवेग परिवर्तन का दर, ये संवेग परिवर्तन का दर जो है, ये संवेग परिवर्तन का दर वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। अर्थात ये बल जो होगा हमारा F जो होगा
एफ समानुपाती होगा किसका, संवेग के परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन का दर हमारा हो गया P2 माइनस P1/T, या इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर के P2 माइनस P1/T। ये के क्या हुआ, समानुपाती चिन्ह को, स्थिरांक को, कांस्टेंट को हटाने के लिए, इस समानुपाती, ये कांस्टेंट को हटाने के लिए समानुपाती का चिन्ह है, इसके लिए हम एक कांस्टेंट दिए के, जहां के एक नेतांक है, यानी कि के जो हमारा होगा इस समानुपातिक चिन्ह के बदले आया हुआ है। अर्थात जहां के क्या हो गया, जहां के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, ये के हमारा नियतांक हो गया। अब हम आगे देखते हैं, चलिए इसके लिए हमें मिटाना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, इसी को बढ़ाएंगे, या F बराबर P2, इक्वेशन 2 में हम प्राप्त कर चुके हैं, P2 बराबर mv माइनस दिए P1 का मान प्राप्त कर चुके हैं mu बट्टे T दिए। यहां जो के कांस्टेंट है वो तो हमारा रहेगा ही, या F बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि M और M दोनों में है, M हम कॉमन ले लेते हैं, M जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ V बच गया, M निकाल लेंगे, V बचा, यहां से U निकाल लेंगे, यहां से M निकाल लेंगे, यहाँ U बच जाएगा बाई T। आप पढ़े हुए हैं गति समीकरण में, गति समीकरण होता है A बराबर V माइनस U बाई T, अर्थात समीकरण तो ऐसा होता है V बराबर U प्लस AT। यहां से हम A का मान जो प्राप्त करेंगे तो A बराबर हो जाएगा V माइनस U बाई T। तो यहां K बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा K, M का तो M रहेगा, इसके बदले V माइनस U बाई T के बदले आ जाएगा A। क्यों आएगा, चूंकि हम पढ़ चुके हैं A बराबर V माइनस U बाई T होता है, A बराबर V माइनस U बाई T होता है, अर्थात यहाँ पे हम M का M हो रहा गया, और इसके बदले V माइनस U बाई T के बदले क्या आ गया हमारा, V माइनस U बाई T के बदले यहाँ पर A आ जाता है। अब आगे देखते हैं, जब वस्तु का द्रव्यमान, मान लेते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान 1 kg, वस्तु का द्रव्यमान जो हमारा होगा 1 kg, तथा इस पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता हो, तो वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न होगी। इसका अर्थ क्या हुआ, ये हमको क्या बता रहा है, ये क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, आगे देखेंगे। ये कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान अर्थात M बराबर हो गया 1 kg, 1 न्यूटन का बल, F बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन, 1 N। तो वस्तु का त्वरण जो होगा कितना, A जो होगा, A हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसमें हम यहाँ पर M के जगह 1 रख देते हैं, चलिए यहाँ हम करके देखते हैं। F बराबर M के जगह रख, यहाँ F बराबर F के जगह भी 1 रखेंगे क्योंकि F हमारा 1 है, 1 रखे, बराबर K रह जाएगा। M के जगह M का मान, द्रव्यमान 1 किलो, A का मान 1, यानी कि 1 बराबर हो गया K, इसलिए K बराबर क्या हो जाता है हमको 1। M बराबर इतना, F बराबर इतना होगा, A बराबर इतना होगा, तो K का मान यहां से हमको कितना आ जाएगा 1। अब इस समीकरण से, उपयुक्त समीकरण जो हमारा है, इन समीकरण से देखते हैं। समीकरण हमारा है F बराबर K M A,
अभी हम बता चुके हैं कि ये k बराबर 1 कैसे आया। अब इस 1 को यहाँ रखते हैं, या F बराबर हो जाएगा 1 इंटू ma, या इसको ऐसा कह सकते हैं, इसलिए F बराबर ma, अर्थात ये हमको क्या बता रहा है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटन के किस गति नियम के आधार पर बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये हमारा बल बराबर फॉर्मूला हो गया, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन के किस गति नियम के आधार पर, तो आप जवाब दोगे कि न्यूटन के दूसरे गति नियम के आधार पर हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के किस गति नियम के आधार पर हमें बल की परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम में ही हम लोग पढ़े हुए थे असंतुलित बल, वहीं से बल का परिभाषा मिला था। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के आधार पर हमें बल की परिभाषा, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस नियम के आधार पर हमें बल की परिभाषा मिलती है और बल का व्यंजक मिलता है। तो इन दोनों में स्टूडेंट घबरा जाते, घबराने की कोई बात नहीं है। पहला नियम से हमको जो है बल का परिभाषा मिला, दूसरा नियम से बल बराबर व्यंजक प्राप्त हुआ। तो पहला नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते थे और दूसरा नियम को हम यहाँ पे संवेग का नियम कह सकते हैं। ये हमारा दूसरा नियम जो होगा संवेग का नियम, क्योंकि संवेग परिवर्तन पे ही आधारित होता है। अब देखते हैं कि न्यूटन के दूसरे गति नियम के आधार पर संवेग का चर्चा किए, इसका उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ हम इसके उदाहरण को देखते, कहाँ इसका जो हम प्रयोग, जैसे पहला नियम में हम बता दिए, इसका कुछ उदाहरण बताए हुए थे, इसका प्रयोग आप अक्सर देखे होंगे। बॉक्सिंग देखे होंगे, बॉक्सर जैसे ही मारता है सामने वाला जो रहता है अपना सर पीछे की ओर कर लेता है। अब इससे उसको लाभ क्या होती है, क्योंकि वो निशाना साध के अपना वेग परिवर्तन का दर जो होगा वो यहाँ तक, अगर इसका चेहरा यहाँ है यहाँ तक, लेकिन वो पीछे जाता है यानी कि दूर तक जगह, जिससे संवेग कम हो जाती है और संवेग को समय मिल जाता है, हाथ की वेग गति कम हो जाती है और चोट कम लगता है। यहाँ हम देखते हैं कराटे के खिलाड़ी सब बहुत सारा टाइल्स की समूह रहता है, एक बार एक प्रहार से ही तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है, क्योंकि जैसे ही तीव्र वेग से हाथ गया टाइल्स पे लगी, संवेग तुरंत जीरो नहीं होगा और अचानक उसे वो क्या होता है, तोड़ देते हैं। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्की फर्श पर कूदने में ज्यादा चोट लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कूदते हैं वेग एकाएक शून्य नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगी, संवेग परिवर्तन तुरंत नहीं होगा, जिस कारण अगर कच्चा रहता तो थोड़ा धंस जाता है, कम चोट लगती है, और पक्की रहेगी तो वहां तो धंसते नहीं है। अगर हम कोई बॉल को कैच कर रहे हैं, हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं ताकि बॉल का संवेग कुछ क्षणिक, कुछ देर के बाद शून्य हो। तो ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। आप नोट्स के माध्यम से इसको तैयार कर लेंगे। अगर और भी कहीं दिक्कत आए हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर नहीं समझे या कुछ अलग तरीका से बताया जाए, तो उसे भी बताया जाएगा। तो अब बचा हमारा न्यूटन का जो है तीसरा गति का नियम, जो कि अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। तब तक आप लोग दोनों नियम को याद रखेंगे। साथ ही अगर तीसरा गति का नियम समाप्त होता है तो आप लोग के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का समूह लेकर के आएंगे और उसके माध्यम से आप लोग को जवाब देना है। ये दोनों नियम को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही अगर इसी तरह की आप लोग रोजाना क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होते रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।